टीचर को किसी चीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए। एक इंटरेक्टिव सेशन हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं एक लेक्चर दूं और आप लोग बोर हो जाओगे। कोई भी बोल सकते हैं। What kind of knowledge a teacher should have? कोई भी बोल सकते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन पता होना चाहिए। ओके। और की रिक्वायरमेंट क्या है, फ्यूचर की क्या रिक्वायरमेंट है वो पता होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और मार्गदर्शक होना चाहिए। तो कैसे मार्ग में दर्शन कराएंगे, किस मार्ग का दर्शन कराएंगे? आगे की पढ़ाई क्या करना चाहिए, क्या? और क्या चाहिए? अपनी सब्जेक्ट नॉलेज नहीं चाहिए, विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर। और पंक्चुअलिटी होना चाहिए। नहीं, मैंने ये पूछा, ये नहीं पूछा कि टीचर क्या होना चाहिए, मैंने ये पूछा कि टीचर की कौन सी चीज की ज्ञान होना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि बच्चा समझता कैसे है। वेरी गुड। हाउ डू चिल्ड्रन लर्न? बच्चे के पास एक, मान लो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, बच्चे के पास वो चीज को किस तरह से लेके जाऊं तो बच्चों को समझ में आए, ये पेडागोजिकल नॉलेज इसको कहते हैं। और डिफरेंट पेडागोजिकल नॉलेज होनी चाहिए फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, डिफरेंशिएशन लर्निंग होना चाहिए। क्लास में बहुत तरीके के बच्चे होते हैं और सारे बच्चों को किस तरह से डील करना चाहिए। ठीक है। और अपने बच्चे के बारे में समझ होनी चाहिए कि हमारा ये बच्चा इस तरीके का क्या गैप है, कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो बच्चा कौन से स्टेज पे अभी है और आगे उसका क्या रिक्वायरमेंट है और उसको कैसे आगे लेके। हो गया? और कुछ चाहिए? काफी लंबा लिस्ट हो गया। सबसे बड़ी चीज है बच्चे की साइकोलॉजी समझना चाहिए। बच्चे की साइकोलॉजी समझना चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट समझना चाहिए, बहुत सारी चीजें। ठीक है। टीचर को ह्यूमन लाइफ क्या है इसकी समझ होना चाहिए या नहीं? सही। तो आप लोग बताइए, लाइफ क्या है, जीवन क्या है? ये मेरे सवाल है कुछ, क्योंकि मैं 3-4 चीजें आज ये डिस्कशन करना चाहता हूँ कि आपकी नजरिया में, आपके अंडरस्टैंडिंग में लाइफ क्या है, एजुकेशन क्या है, और उसके बाद श्री अरविंदो के इंटीग्रल योगा या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है और आपका रोल क्या होगा उसमें, ये सारी चीज डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो मेरा पहला सवाल है कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? आपका जो भी समझ ले, ये रॉन्ग राइट कुछ कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, हम लोग उसको रॉन्ग या राइट बनाते हैं। आप लोग जो भी समझ। हाँ जी, कर्म की जीवन है। सो जीवन इज फुल ऑफ वर्क। सवेरे उठो, काम करते रहो और रात को सो जाओ, यही है काम ही जीवन है। कुछ और? लाइफ इज जर्नी है। कहाँ से कहाँ तक? हाँ, घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक। और वेरी गुड। तो कह रहे हैं कि मान लो यहाँ अमृतसर से दिल्ली जाओगे आप, तो ये एक जर्नी होगा, तो रास्ते में बहुत सारे तरीके की चीजें आएंगी आपके साथ। तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं, बहुत सारे कॉम्फर्ट्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। ऐसे लाइफ एक जर्नी है। और क्या है लाइफ? सीखना और सिखाना, खुद सीखना और दूसरों को सिखाना। ओके। और लाइफ एक संघर्ष भी है। तो जो जिस नजरिए से अपने जीवन को फेस किए हैं, आप अपने जीवन को वैसे ही समझते हैं। अगर एक टीचर है तो मैं समझूंगा कि सीखना सिखाना। अगर जिंदगी में बहुत संघर्ष है तो मैं समझूंगा मेरे जीवन एक संघर्ष है। जो काम को बहुत इंपॉर्टेंस देता है कहीं जीवन एक कर्ममय है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। लाइफ क्या है, अभी मैं कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि लाइफ क्या है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है? Education is the learning of new things. Learning of new things. Learning of new things is education. और शिक्षा एक बदलाव है। तो जिस लेवल पे अभी है हम, अगर शिक्षा हम प्राप्त करते हैं तो एक दूसरे लेवल पे उठ जाए। ठीक है।
इसका मतलब जो अज्ञानता अभी हमारे अंदर है वो एक ज्ञान की तरह हो जाए, ठीक है। और शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जी, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अपना हिंदी आपका बहुत कठिन है ना, समझ में नहीं आ रहा है। सर मान लो कि व्यक्ति ना कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जीवन सीखता रहता है, शिक्षा लाइफ लर्निंग प्रोसेस है, ओके। सो एजुकेशन थ्रू आउट ये प्रोसेस है, मतलब इसका कोई शुरुआत पैदा होने के बाद शुरू हो जाता है, उससे पहले भी होता है, ठीक है, और उसके बाद चलता रहता है टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। और तो शिक्षा एक प्रोसेस है, बहुत ही अच्छी बात। और सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो माइंड, फिजिकल जो बॉडी है, शारीरिक है, इमोशन है, उसका सारे डेवलपमेंट होगा, उसका ट्रांसफॉर्म होगा। और क्या है इस शिक्षा? शिक्षा उत्तम जीवन का आधार है। शिक्षा उत्तम जीवन का आधार है, ये पूरा एडवर्टाइजमेंट कोर्स ऐसे लिखते हैं ना हमारा परदारी इंटर कॉलेज और नीचे शिक्षा जीवन का आधार है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये दोनों में संबंध है, यानी कनेक्शन बिटवीन एजुकेशन है। ये सब लोग मानते हैं, एज ए टीचर सब लोग मानते हैं कि जीवन और शिक्षा जो है ये जुड़े हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है, अभी तक आप लोगों ने जो भी बोला है इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, तो मैं ये पहला इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा कि हमारे गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में और अभी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी एजुकेशन में शिक्षा के बारे में क्या है। लेटर ऑन आई विल गो टू व्हाट श्री अरबिंदो इज सेइंग ऑन एजुकेशन। तो सब लोग मानते हैं शिक्षा एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है। क्या चेंज है? अभी मान लो आई एम ए पुअर पर्सन, इफ आई हैव गुड एजुकेशन आई गेट ए जॉब, तो उसमें क्या होता है, मेरा जो समाज में मेरा जो क्लास है, एक लोअर क्लास से अपर स्ट्राटा में मेरा कन्वर्ट हो जाता है, मेरे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस आ जाते हैं, मेरे जीवन चेंज हो जाता है, किसके कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो सब लोग मानते हैं शिक्षा जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें परिवर्तन आए, चाहे रिसोर्सेस हमारे पास ज्यादा आ जाए या हमारे कैरेक्टर में चेंज हो। शिक्षा की दो भूमिकाएं हैं, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंट्रिंसिक क्या है और इंस्ट्रूमेंटल क्या है? अभी जो लोग बीएड वगैरह भी किए होंगे ये सारे, बिकॉज आई एम ए टीचर ऑल्सो, आई एम ए टीचर फॉर लास्ट 20 years, आई हैव रेड बोथ द साइड्स। नॉर्मल एजुकेशन भी पता है एंड आल्सो acquainted with श्री अरबिंदो's philosophy of education। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू का मतलब ये है, अगर शिक्षा से अगर आप कोई रिसोर्स इकट्ठा कर पाए, मान लो मैंने शिक्षा किया लाइक 12th ग्रेजुएशन, उसके बाद उसको यूज करके मैंने सोसाइटी में कोई रिसोर्स हासिल कर पाया, तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। मुझे जॉब मिल गया, मेरे पास पैसे आ गए, मुझे लोग जान ले पहचान ले कि ये इतना हाईली एजुकेटेड है, मेरे जान पहचान बढ़ेगी समाज में, ये इंस्ट्रूमेंटल। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है मेरे कैरेक्टर में कोई अगर चेंज आ गया, अगर मैं पंक्चुअल हो गया, अगर मैं दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ठीक है, सिर्फ मेरे बारे में मैं नहीं सोचता, अपने अंदर में जो बदलाव आएंगे वो इंट्रिंसिक है। और शिक्षा को यूज करके मैं जो रिसोर्सेस इकट्ठा कर पाता हूं उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल चेंज। तो बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, प्राच्य और पाश्चात्य, मतलब यूरोप, इंग्लैंड इस साइड के लोग और इंडिया में जो उनका हमारा कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, दोनों मानते हैं। हम ईस्टर्न यहाँ पे जो इंडिया के लोग हैं और जो वेस्टर्न है, दोनों एक चीज को मानते हैं, ये कॉमन चीज है, एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ द टोटल मैन इन वेज व्हिच आर इंडिविजुअली सैटिस्फाइंग एंड सोशली डिजायरेबल। ठीक है, तो ऐसा डेवलपमेंट हो कोई व्यक्ति का जो इंडिविजुअली सेटिस्फाइंग हो, अपने आप के लिए भी सेटिस्फेक्शन हो एंड आल्सो सोशली डिजायरेबल, समाज के लिए भी हो, उपकृत हो, कुछ काम का हो, ये एक है। दूसरा है एजुकेशन इज आल्सो बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। सर ने बताया कि ये जीवन पूरा शिक्षा है, पूरी लाइफ इज एजुकेशन, पूरा जिंदगी में सीखने के लिए मिलता है, ऐसा नहीं क्लासरूम में सीखने के लिए मिलता। अभी यहाँ स्कूल छोड़ के जाओ, रास्ते में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, फिर परिवार में जाओ वहां से सीखने के लिए मिलेगा, बच्चों के साथ रहो वहां से में भी आपको सीखने के लिए मिलता है। तो हम लोग एग्री करते हैं बोथ एजुकेशन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में। अभी वेस्टर्न फिलोसॉफी ये कहते हैं, ये आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा,
ये डेफिनेशन है एजुकेशन की। जो पोटेंशियलिटीज इंसान के अंदर है उसको बाहर लेके आना, ये 3 डेफिनेशंस बुक से ही हैं। लेकिन अभी तक इवन इन आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम 99% ऑफ द स्कूल वी डोंट नो व्हाट इज द इनर पोटेंशियलिटी। अब क्या चीज अंदर है जो उसको बाहर निकालना है? सब लोग ये बोलते हैं, सब लोग को ये पता है कि डेफिनेशन रट लेते हैं कि जो इनर में क्वालिटीज पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना। अब क्वालिटी और पोटेंशियलिटीज क्या है और उसको निकालना कैसे? हम लोग क्लास में ऐसा कोई प्रक्रिया करते हैं जिसमें उसके पोटेंशियलिटीज निकल के आए। लेकिन इंडियन सिस्टम का जो सिस्टम मतलब हमारे इंडियन साइड का जो अंडरस्टैंडिंग है, विद्या और शिक्षा का मतलब है टू लर्न और टू एक्वायर नॉलेज। और जो विद्या है एक संस्कृत वर्ड से आया है, उसका मूल रूप है विद। विद से विद्या आया है और उसका 4 मीनिंग है। क्या 4 मीनिंग है? पहला मीनिंग है कॉन्शियसनेस और बीइंग अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट, सेंसेशन एंड परसेप्शन। अपने एनवायरनमेंट की चारों तरफ के बारे में ज्ञान करना, ये अपनी एक शिक्षा। अब अगर हम लोग इतनी एजुकेटेड हैं, अभी तो फिर ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, पोल्यूशन क्यों हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा है ये चीज को एड्रेस नहीं करता है। इसका मतलब हम ऊपर समझते हैं फिलोसफी को, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी, हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी समझते नहीं। सेकेंड, विद सत्यम। विद सत्यम का मतलब है आई एग्जिस्ट, मैं हूं धरती पे। सिंस द सुप्रीम एग्जिस्ट आई ऑल्सो एग्जिस्ट बिकॉज आई एम एन एक्सटेंशन ऑफ द सुप्रीम। थर्ड चीज है डीलिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर। हर चीज को मैं कैसे डील करूं, आपके साथ कैसे डील करूं, ये कैमरा के साथ कैसे डील करूं, चेयर के साथ कैसे डील करूं, और ये सारी चीजें मेरे आसपास जो है क्या, किस चीज से बने हुए हैं, और ये चीज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इस चीजों को मैं कैसे डील करूं। और फोर्थ जो चीज है, प्रोनाउंस ईच एंड एवरी सिलेबल करेक्ट। तो ज्यादातर हमारे ध्यान नीचे है। कैसे? शिक्षा का मतलब है हम लोग, मतलब एक स्कूल नहीं कह रहा, मैं एक जनरल कह रहा हूं, बच्चों को पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, और उसको मैथ्स आना चाहिए, उसको बोलना आना चाहिए। मैक्सिमम एफर्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही पे ही जाता है। अब गवर्नमेंट में बहुत रिसर्च होता है, ग्रेड 5 के बच्चों को नहीं आता है ग्रेड 2 का टेक्स्ट, तो उसमें पूरा लगे रहते हैं। लेकिन पूरा जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन है, कहीं ना कहीं हम उसको अभी तक नहीं समझते, इंडिया में रह के भी। मैं बेसिकली ऑल इंडिया के सबका सारे टीचर्स एंड स्कूल सिस्टम का कह रहा हूं। अभी हम इसको समझना चाहते हैं कि ये जो धरती बनाया गया है, ये सृष्टि है किसकी? अभी हम लोग कहते थे कि जीवन को समझना है, लाइफ को समझना है, और लाइफ को समझना है, एजुकेशन को समझना है, तो ये क्रिएशन को भी समझना जरूरी है। धरती क्यों बनाया? 3-4 सवाल के बाद मैं छोड़ दूंगा। कृष्ण कुमार जी आ गए मेरे पास, चाय के टाइम हो गया कह। अब ये सवाल कुछ आप लोग सोच के आएंगे, व्हाई इज वन बॉर्न इफ ओनली टू डाई? अभी ये सवाल हमने अपने आप को पूछा है कभी एज ए टीचर? बच्चों के बारे में छोड़ देते हैं। व्हाई इज वन बॉर्न इफ ओनली टू डाई? अगर हम मरने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो पैदा क्यों हो रहे हैं बार बार? दूसरी सवाल है, व्हाई डज वन लिव इफ ओनली टू सफर? अब जिंदगी में इतनी सारे चैलेंजेस है, स्ट्रगल्स है, सफरिंग है, तो जिंदगी जीने क्यों आ रहे हैं बार बार? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाई डज वन लव इफ ओनली टू बी सेपरेटेड? अब हम तो अलग अलग हो जाएंगे, तो हम प्यार की जरूरत क्यों नहीं होगी? तो प्यार क्यों करते हैं? हमें तो पता है अलग होंगे एक दिन। Why does one think if only to err? अगर गलती हो जाएगा हमारे सोचने की प्रोसेस में, तो हम क्यों सोचते? तो ये सारे जो कंडीशंस है लाइफ में, अब हम कुछ करने के लिए आए हैं और कुछ हो रहा है। जीने के लिए आए हैं लेकिन मर रहे हैं, डेथ हो रहा है ना? अब यहाँ पे वी आर कम हियर टू लीव, बट सफरिंग भी हो रहा है। प्यार करने के लिए हम, लेकिन फिर सेपरेट भी हो जाते हैं। और सोचते हैं, सब लोग को इंडिविजुअली सोचने के लिए भी फ्रीडम मिला है,
लेकिन सोचने में भी हमारा गलती हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्यों हैं? Why does one act if only to make mistakes? तो फिर एक्शन क्यों करें? आज गलतियां तो होगा। और ऐसा कोई है यहाँ पे जो बैठे हैं कभी जिंदगी में गलतियां ना की हो? ऐसा कोई है यहाँ? सब लोगों ने गलती। तो नाउ ये सवाल आता है, why these contradictions? जिंदगी में इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों? एज ए टीचर पहले हम भूल जाते हैं कि हम टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर हैं। पहले अपने बारे में सोचें कि लाइफ में इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों? ये कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे रहेंगे जिंदगी भर या इसमें कुछ परिवर्तन आएगा हमारी जिंदगी में? और एज ए टीचर हाउ कैन आई कैन मेक माई सेल्फ नॉलेजेबल? मैं इसके ऊपर कैसे अपने ज्ञान में बढ़ाऊं, इसके ऊपर मैं कैसे नॉलेजेबल बनूं और मैं बच्चों को कैसे हेल्प करूं? ये कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों हैं जिंदगी में? ये कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों है जिंदगी में? पहले ये कॉन्ट्राडिक्शन भी होगा कि हम लोग टीचर हैं, ये सवाल हमें क्यों पूछा जाता है ना? क्योंकि अगर आप लोग मानते हैं शिक्षा जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तो जिंदगी भी अपनी जिंदगी भी इस सृष्टि से जुड़ा हुआ है, क्रिएशन से जुड़ा हुआ है। आप लोग सब धरती पे हैं, यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन, ऑलराइट? अगर आप क्रिएशन को समझेंगे, आप अपनी जिंदगी को समझेंगे, जिंदगी में को समझेंगे तो शिक्षा को समझेंगे, फिर बैकवर्ड प्रोसेस शुरू होगा, तो शिक्षा में वही बदलाव लाएंगे तो जिंदगी चेंज होगा, जिंदगी में चेंज होगा, फिर क्रिएशन चेंज होगा। ये सारे कनेक्टेड। इसीलिए एक टीचर को बहुत कुछ जानना जरूरी है। अगर आप क्लास में इतना पढ़ाना चाहते हो तो आप लोगों को इतना जानना चाहिए, तब उसके बाद आप अपना छोटा चीज बच्चों के पास हो सकते। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही कह रहा हूँ। तो ये चीज जानना जरूरी है कि क्रिएशन क्यों है, वरना ये ग्लोबल वार्मिंग होता रहेगा, वॉर्स होते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता होगा लाइफ में, बच्चे भी डिप्रेस होते रहेंगे। अब इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? जो भी है आपके मन में जो भी सवाल है या जो भी जानकारी है बता सकते हैं। हाँ जी। किसी भी चीज का सही ज्ञान नहीं होगा तो विरोधाभास बन जाएगा। किसी की और किसी भी चीज का अगर सही नॉलेज नहीं होगी तो विरोधाभास बन जाएगा आपस में। कोई कौन ये कर सकते कि कॉम्प्रेहेंड? मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। किसी चीज की सही ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे तो ये विरोधाभास आएगा, ठीक है? ज्ञान नहीं होगा तो विरोधाभास होगा। इसका मतलब ये चीज जो कॉन्ट्राडिक्ट है, कहीं ना कहीं हम जिंदगी को ये क्रिएशन को नहीं समझते सही ढंग से, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्ट को हम पाते। अभी फॉर एग्जांपल डे एंड नाइट, दिन और रात, ये हमारे लिए कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन एक टोटली ऑपोजिट है, जैसे ट्रूथ एंड लाइन। ये लेकिन इसको हम समझते हैं, दिन की भी आवश्यकता है, जरूरत है, रात का भी जरूरत है, इसीलिए हमारे लिए कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। उसी तरह से अगर ये सारे चीज को समझेंगे, ये हमारे लिए कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, या अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास आएगा तो हम इसको समझ सकते हैं और इसके साथ डील कर सकते हैं। और ऐसा हो कि कुछ दिनों के बाद ये कॉन्ट्राडिक्शन ही ना रहे जिंदगी में, ऐसा क्या सिचुएशन आने वाला है। तो देखते हैं कि कुछ लोगों ने धरती के बारे में, ये क्रिएशन के बारे में क्या बताया है। बुद्धिस्ट और शंकराचार्य का जो व्यू है धरती के बारे में, वो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये दुनिया है, इल्यूजन है, मिथ्या है, उसको छोड़ो और चलो, कनेक्ट विद द डिवाइन, भगवान के साथ संपर्क बनाओ और इसको छोड़ के चले जाओ। और ये धरती में मोह आए हैं, इसमें डूबो मत। सेकेंड व्यू है जो वेदांतिक व्यू है। वेदांतिक व्यू कहता है कि ये जो जगत है ना, ये ब्रह्म है, भगवान है, और हम भी ब्रह्म के पार्ट हैं। The world is essentially divine, for the divine is omnipresent there, but its exterior expression is distorted, obscure, ignorant, perverted.
मतलब एसेंशियली डिवाइन है, पर इसका जो बाह्य रूप है बहुत मोह माया और मिथ्या में जुड़ा हुआ है। तो क्या करो, इसको ऐसे रहने दो, इसको टच मत करो, इसको चेंज करने की कोशिश मत करो। क्या कर सकते हो, डिवाइन के साथ अपने आप कनेक्ट हो और इस जगत से डिस्कनेक्ट हो, किसी को चेंज करने की कोशिश मत करो और सोचो भी मत। नेक्स्ट जो श्री अरबिंदो की व्यू है वो कह रहे हैं कि द वर्ल्ड एज इट इज नॉट द डिवाइन इज द डिवाइन क्रिएशन, इट इज मेंट टू बी। द वर्ल्ड एज इट is not the divine creation it is meant to be, but an obscure and perverted expression of it. It is not the expression of the divine consciousness and will, but this is what it is meant to become. It has been created to develop into perfect manifestation of the divine under all its forms, aspects, light, knowledge, power, love and beauty. This is our conception of it and the aim we follow. श्री अरविंद कहते हैं कि धरती अभी जो है वो भगवतमय होने वाला था, लेकिन वो डिवाइन अभी जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में नहीं, डिवाइन फॉर्म में नहीं। इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी इस लाइफ में, बर्थ भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी है, सफरिंग है, सब कुछ है। सो कहते हैं द वर्ल्ड एज इट इज, अभी आप जो देख रहे हो इज नॉट द डिवाइन क्रिएशन, इट इज मेंट टू बी। जो भगवान की बनाया हुआ दुनिया भगवान जैसा होना चाहिए लेकिन वह नहीं है। इसका रीजन है कि ये इट इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, अभी ये बन रहा है। जैसे एग्जांपल है, मान लो ये जब बिल्डिंग बन रहा था, तो बिल्डिंग बन रहा था तो ऐसे कंडीशन हुआ होगा, कुछ महीने ऐसे काम चले होंगे, प्लास्टर हुआ होगा, इलेक्ट्रिशियंस काम कर रहे हैं। उस टाइम में अगर आप कहोगे यहाँ आके रहेंगे तो क्या होगा, डिफिकल्टीज होंगे, कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे लाइफ में। तो कह रहे हैं कि डिवाइन एसेंशियली क्रिएशन इज द डिवाइन इटसेल्फ, बट अभी इसका जो एक्सटीरियर फॉर्म है वो डिवाइन फॉर्म में नहीं, उसको हमें समझना है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। इट हैज बीन क्रिएटेड टू डेवलप इनटू परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन। भगवान को परिप्रकाश करने के लिए जगत को बनाया गया है और हम उस दिशा में जा रहे हैं। और अभी हम कहाँ पे हैं, बीच में। इसीलिए एवरीथिंग इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अस। अब मान लो हम कहीं जा रहे हैं और बीच में रेलवे स्टेशन पे रुक जाएंगे और प्लेटफॉर्म में रेस्ट लेना शुरू करेंगे। प्लेटफॉर्म में बहुत लोग आते जाते हैं, फिर हम सोचेंगे अरे हम तो दिल्ली जाने वाले थे और बीच में दूसरे कोई प्लेटफॉर्म आगरा में उतर गए और प्लेटफॉर्म में आ गए और इतने सारे केओस है यहाँ, तो बीच में है। आप एक जगह पे पहुंचे हैं, कंप्लीट मैनिफेस्टेशन अभी तक हुआ नहीं और ये हमारा है। उससे क्या होगा, वी विल एक्सप्रेस थ्रू लाइट, ज्ञान, पावर, लव एंड ब्यूटी। सौंदर्य की ये चार, these are the four ways that we can express divine: light, knowledge, आलोक, ज्ञान, शक्ति, प्रेम और सौंदर्य। इस चारों चीजों के माध्यम भगवान को हम प्रकाश करेंगे, लेकिन वो समय आया नहीं। इट इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लाइक दिस। और नेक्स्ट पॉइंट, हाँ What will be the end result of this? हाँ, आई एम कमिंग टू इट, थैंक यू। तो अभी देखो ये क्या है, कैसे समझोगे ये दुनिया को, कैसे समझोगे आप, उसका एक पिक्चर है। मान लो आपका एक वर्ल्ड है, डिवाइन वर्ल्ड है, और मान लो एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है और आपका ये फैन है। तो आप जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है आपको पता नहीं कहां से आ रहा है एग्जैक्टली। आप फैन देख रहे हैं तो कभी कभार फैन चल रहा है, अभी फैन चल रहा है, कभी कभार बंद हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। फैन का काम क्या है, घूमना है जब भी स्विच ऑन करोगे, लेकिन आप स्विच ऑन करने के बावजूद भी फैन नहीं चलेगा अगर देयर इज ए डिस्कनेक्ट बिटवीन द सोर्स एंड द फैन, द मैनिफेस्टेशन। ऑलराइट, तो हमारी जिंदगी में एक्चुअली क्या हो रहा है, द पावर इन द केबल, जो केबल है टू पोलैरिटीज है, ये तार है उसका दो पोलैरिटीज, वहां पे सोर्स पे कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे फैन पे कनेक्ट हुआ है। The power in the cable in the polarities of the soul is often switched off because of activity going on in the various body, business, anxiety, frustration. तो हमारी जिंदगी में जब भी फ्रस्ट्रेशन आता है ये कनेक्शन कट हो जाता है। जब भी कुछ हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं बाहरी रूप में, काम में, कट हो जाता है। जितनी एंजाइटी होगा कट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये एसेंशियली कनेक्ट है, फैन चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हो रहा है कि ये सारे डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, ये कॉन्ट्राडिक्टरीज आ रहा है। फैन तो चलने वाला था
फैन तो इसीलिए ही बना हुआ है, लेकिन अभी है ही नहीं, चल नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट है ही नहीं. So these are the contradictories in our life. This is only one example I am giving. So हम लोग जब ट्रैंक्विलिटी, स्टिलनेस, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर वो फिर कनेक्शन धीरे धीरे बनता है. तो बेसिकली अगर ये क्रिएशन को हम समझना चाहते हैं, so it is the divine himself or herself wanted to be many from one, एक से अनेक बनना चाहते हैं. एक एग्जांपल में दूं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो एनर्जी है ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है. इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आप लोगों ने कभी देखा है? देखा है आप लोगों ने? कैसा दिखता है इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी? इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. बट जब फैन में काम करता है तो ये मूवमेंट का फॉर्म लेता है. जब लाइट में बल्ब में आ जाता है वो लाइट हो जाता है. जब साउंड सिस्टम में आता है साउंड से प्रोड्यूस होता है. इट इज द सेम एनर्जी which is producing itself, manifesting itself in different ways. It is in the similar way, it is the same divine who is manifesting through me, through the camera, through the photograph, through the machine, through the flowers. तो क्या करें, डिवाइन अपने आप को हर चीज में मैनिफेस्ट करने के लिए चाहते हैं. एक्चुअली इसीलिए ही संसार हो रहा है. देयर इज नो अदर रीजन फॉर मेकिंग दिस वर्ल्ड. ये दिस वर्ल्ड इज नॉट इल्यूजन इटसेल्फ. भगवान इसीलिए बनाए हैं कि अपने आप को मैनिफेस्ट करें. लेकिन ये बनते बनते जब बनता है उसमें सारे कुछ प्रक्रिया होते हैं. उस प्रक्रिया में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं. एक एग्जांपल इसका देता हूं. मान लो प्राइम मिनिस्टर ने आज सैंक्शन कर दिया कि दिल्ली से हनूर शहर में हाईवे बनेगा. आज का डेट है 2 जुलाई 2022. अब ये ब्रिज बनते बनते कितना टाइम लगेगा? मान लो 5 साल लगेगा. और इतने सारे प्रोसेस, वहां ऑर्डर आएगा स्टेट गवर्नमेंट से आएगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इंजीनियर्स, फिर कॉन्ट्रैक्टर, फिर लेबर बनाए. 5 साल. उसी तरह से सैंक्शन ऑलरेडी है. सो द डिवाइन, ये वर्ल्ड डिवाइन होगा, दिव्यमय होगा, सैंक्शन है. प्रॉब्लम इज इट विल टेक टाइम फॉर इट्स ओन मैनिफेस्टेशन. और दूसरे एग्जांपल लेता हूं आपकी कॉन्टेक्स्ट में. एग्जाम डेट डिसाइड कर लिया कि चलो अभी अगस्त 20 को एग्जाम होगा. ये डिसाइड हो गया, बच्चों को पता नहीं, लेकिन एग्जाम एक्चुअली कब होगा? अगस्त 20 को होगा. और उसके क्वेश्चन पेपर बनेंगे, टाइम टेबल बनेगा, सीटिंग अरेंजमेंट होगा. जब कोई चीज डिसाइड होता है और मैनिफेस्ट होता है उसके बीच में बहुत सारी प्रक्रिया होती है. जब ये प्रक्रिया के थ्रू जाएगा ये डिसऑर्डर हो जाएगा. डिसऑर्डर मतलब सारा चीज धीरे धीरे गड़बड़ हो जाएगा. क्यों गड़बड़ होगा? बिकॉज जो लोग काम करते हैं उसके बीच में दे आर नॉट परफेक्ट. मान लो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर आया, स्टेट गवर्नमेंट ने पेपर साइड में रख दिया, कुछ टाइम लग जाएगा. फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आया, कुछ टाइम लग जाएगा. अगर हम लोग परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं डिवाइन के तो वही एनर्जी को परफेक्टली मैनिफेस्ट करते. Since we are not perfect instruments, we are not able to manifest the divine perfectly. और एक एग्जांपल लेता हूं. मान लो एक अच्छे म्यूजिशियन की जरूरत है ना, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है. अच्छे म्यूजिक के लिए you want to have a beautiful musical show, इंस्ट्रूमेंट, अच्छे म्यूजिशियन की जरूरत है ना, अच्छा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, ट्यून इंस्ट्रूमेंट, या दोनों जरूरत है? अब दोनों से एक चीज अगर नहीं हो तो क्या होगा? तो डिवाइन हिमसेल्फ इज ऑल परफेक्ट. लेकिन हम जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, हम यू आर नॉट ट्यून्ड विद द डिवाइन. ट्यून्ड विद द डिवाइन मतलब डिवाइन जैसे हमें बनना चाहते थे, जैसे बनाना चाहते, हम लोग ऐसे बने नहीं. तो जैसे भी हम बजाना चाहते हैं हमें, वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट साउंड. तो फिर हम बोले कि ये जो ऑर्केस्ट्रा था ये तो बेकार हो गया. भगवान इतना अच्छा म्यूजिशियन अच्छा थे लेकिन तो अच्छा बजाए नहीं. अब बजा तो अच्छा रहे हैं लेकिन हम हमारे थ्रू बजा रहे हैं ना, वो हम तो बज ही नहीं रहे. समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग. अगर फैन नहीं काम कर रहा तो फैन का काम गलती है, या वायर डिस्कनेक्ट हो गया. तो ये श्री अरबिंदो की व्यू. नेक्स्ट वन. सो व्हाट इज आवर एम? Our aim is not success, it is perfection. Success का मतलब you want something right now, you get it, that is success. अब मान लो मुझे एक बाइक खरीदना है, बाइक मुझे मिल गया, सक्सेस हो गया. अब उसके बाद क्या होगा? कार खरीदने के लिए मैंने ऑल्टो खरीद लिया 800, सक्सेस हो गया. ऑल्टो के बाद फिर थोड़ा बड़ा कार खरीदने के लिए फिर सक्सेस हो गया. उसके बाद क्या होगा? तो ये these are the small successes which will not give you happiness.
ये जिंदगी में चाहिए, आई एम नॉट सेइंग नॉट चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, फैन चाहिए, बिना फैन के आप बैठ सकते हैं अभी? अब सब चले जाएंगे घर। फैन की जरूरत है कि नहीं? सब चीज की जरूरत है, एरोप्लेन की भी जरूरत है, एटम बम की भी जरूरत है, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, बट फॉर प्रोडक्टिव वर्क। तो हमारा लक्ष्य है परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब क्या है? परफेक्शन का मतलब मैक्सिमम, ये सब लोग बोलते हैं परफेक्शन का मतलब ये है कि मैं कोई काम को अच्छी तरह से कर पाऊं। अच्छा मान लो मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूं, उसको और अच्छा बजा, फिर अच्छा बजा, तो उसका कोई लिमिट होगा? जितना मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप एज ए टीचर है, आप 10 साल पढ़ाए, अभी जैसे पढ़ा रहे हैं, 20 साल के बाद अच्छे पढ़ाएंगे, वह 25 साल के बाद अच्छे पढ़ाएंगे, उसका क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव होता है। इज दिस कांस्टेंट प्रोग्रेस? तो हमारे ह्यूमन आइडियाज परफेक्शन का मतलब ये है, बट दिस आर नॉट बैड, दिस इज ऑलवेज ए प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस की तरफ हमें लेके जा रहा है, एक चीज खराब नहीं, अच्छी है। लेकिन जब माताजी और श्री अरविंदो परफेक्शन कहते हैं, इसका मतलब कुछ अलग ही है। क्या परफेक्शन है? एग्जैक्टली मैं ये थ्रू दिस आई वांट टू सिंप्लीफाई। इलेक्ट्रिसिटी जिस फोर्स, जो क्वांटिटी और क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है आपके पास, और फैन उसी तरह उसको मैनिफेस्ट कर रहा है, दैट इज परफेक्शन, दैट इज इक्विलिब्रियम। मतलब कहते हैं इसको परफेक्शन इज हार्मनी एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है जो फोर्स ऊपर से आ रहा है, उसी फोर्स, जो क्वांटिटी और क्वालिटी उसी को एग्जैक्टली मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, दैट इज एन इक्विलिब्रियम। अब कभी कभार फैन चलता नहीं है, वोल्टेज कम ज्यादा होता है, तो जितना इलेक्ट्रिसिटी जो एम्पियर करंट पे आ रहा है उसको एग्जैक्टली मैनिफेस्ट कर पाएगा, दैट बिकम्स परफेक्शन। तो हम कैसे करेंगे? वी शुड ट्राई दिस बिकॉज़ दैट शुड बी द एम ऑफ लाइफ। बाकी चीजें आते रहेंगे, पढ़ाई, फैमिली, नौकरी, सब कुछ होता रहेगा। दिस ऑल आर रिक्वायर्ड, फैमिली लाइफ, सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंपल इज नॉट सेइंग लीव एवरीथिंग एंड गो टू द हिमालय, इज नॉट सेइंग दैट एवरीथिंग विल बी हियर, एवरीथिंग एज रिक्वायर्ड विल बी हियर, बट यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर परफेक्शन। परफेक्शन से क्या होगा? नाउ सिंस यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट द डिवाइन, तो आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन बनेगा। Then I will try to identify the divine within each person. इसके अंदर भी डिवाइन मैनिफेस्ट है, आपके अंदर है। So I will try to क्या करूंगा मैं? Behave with each person very differently. तो मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे मैं इनसे बिहेव कर रहा हूँ, टेबल से बिहेव कर रहा हूँ, चेयर से बिहेव कर रहा हूँ, माइक से बिहेव कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं चेयर पे नहीं बैठूं, चेयर के ऊपर बैठना है, चेयर को सर के ऊपर लेके नहीं होना है, बिकॉज इट इज मेड फॉर दैट। बट इसके लिए जो ट्रीटमेंट है, इसको जो रेस्पेक्ट है, ये मैं दूंगा। इसको यूज करने के बाद कीप करके नहीं चला जाएगा, आई रेस्पेक्ट इट। तो माय क्वालिटी ऑफ लाइफ विल चेंज। सो व्हेन द माय क्वालिटी ऑफ लाइफ विल चेंज, ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस विल कम टू योर लाइफ। सो दैट शुड बी द फंडामेंटल एम। बट इतनी सारी बड़ी चीज को बच्चों के सामने, एक टीचर तो नहीं, आप कह दीजिए बेटा ये भगवान है, बैठ जाओ, ऊपर से पावर आएगा, उसको मैनिफेस्ट करते रहना। You will not be able to take it to the children, right? Directly. But as a teacher आप क्या कर सकते हो? आपके रोल एज ए टीचर, अगर इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना है कि एवरीबॉडी इज डिवाइन, चिल्ड्रन आर डिवाइन, टीचर्स आर डिवाइन, एवरीबॉडी इज डिवाइन, तो हमें एक एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से बिहेव कर सकते हैं? What are the qualities that we can change? What is the teaching process that we can change? हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी में हम क्या, what are the belief system that we have that we can change if we have this knowledge? Next one, इसको हम हटा देते हैं और बताएंगे। Let's go to पूरा teaching. पूरा नीचे 10, चलो 4 9 और नीचे। सो श्री अरविंदो कहते हैं कि देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रू टीचिंग। ऑलराइट, व्हाट इज द ट्रू प्रिंसिपल ऑफ ट्रू टीचिंग? बिकॉज़ श्री अरविंदो हैज रिटन अबाउट एवरीथिंग। एग्रीकल्चर में ये चीज कैसे मैनिफेस्ट होगा,
बिजनेस में कैसे मैनिफेस्ट होगा, एजुकेशन में कैसे होगा, पॉलिटिक्स में कैसे चेंजेस आएंगे, ये सब कुछ सिलोरिकल ने लिखा है। तो उन्होंने 3 प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लिखा है। पहला प्रिंसिपल है नथिंग कैन बी टॉट। अब ये बताओ, सारे टीचर तो पढ़ाने के लिए आए हैं, अब वो कहते हैं नथिंग कैन बी टॉट, अब तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। सोच पा रहे हैं, पहला स्टेटमेंट है कह रहे हैं कि नथिंग कैन बी टॉट, तो आप कैसे पढ़ा रहे हैं? फिर मैं टीचर तो पढ़ा नहीं सकता। चलिए हमारे सब लोगों का प्रोफेशन चला गया, इसका एक गहरा मीनिंग है। आप बताइए, सवाल है आपका। कॉन्शियसनेस को जागृत करते हैं बस। सो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि आप अब एक घोड़े को ना पानी के पास लेके जा सकते हो, पानी पिला नहीं सकते। सो एग्जैक्टली आप बच्चे के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, लर्निंग मटेरियल्स दे सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली बच्चे को सिखा सकते हो क्या? आप सिखाते तो सब लोगों को सिखा देते, सब 100% हो जाते। बिकॉज आप जो देना चाहते हैं और उनके रिसेप्टिविटी में एक गैप है। तो श्री अरबिंदो के कहने के हिसाब से आप मैं ये पीपीटी भेज दूंगा सर, डोंट वरी सो मच अबाउट टेकिंग फोटोग्राफ्स, ले लेंगे। वो कहना ये चाहते हैं द नॉलेज इज विदिन, ज्ञान आपके अंदर है। अब ये अगर कहेंगे आज के एजुकेशन सिस्टम में, तो बच्चों को फिर क्यों भेजना है स्कूल? ज्ञान अंदर है। फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर इज ऑलरेडी विद इन द सीड, द ट्री इज ऑलरेडी विद इन द सीड। लेकिन अगर उसको ला के अलमीरा के अंदर रख दोगे तो उसमें पेड़ होंगे, उसमें फ्लावर्स होंगे, नहीं होंगे। इसका मतलब प्रोवाइडिंग द राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट और राइट काइंड ऑफ नर्चरिंग। ऑलराइट, तो नॉलेज बच्चे के पास है। तो आप लोगों को भी का भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, जिससे आप कोई चीज समझने के लिए चाहते हैं और अचानक आपको लगता है अच्छा ये इतना सिंपल था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभार ऐसे हुआ हो। जब तो हम क्या करेंगे, बच्चों को एक पर्सपेक्टिव देखेंगे, सेम चीज को अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें। मान लो कोई प्रॉब्लम हो गया क्लास में, उसके इस तरह से सवाल करेंगे, इस तरह से अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चों को सॉल्व करने के लिए, अलग अलग डायरेक्शन से देखने के लिए कोशिश करें और बच्चे अपने आप खुद समझ लें, क्योंकि नॉलेज इज ऑलरेडी देयर। जैसे ट्री ऑलरेडी एक सीड के अंदर है, फ्लावर्स सीड के अंदर है, तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे। सो यू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन टू डिस्कवर, डोंट टेल them 3 to 5 is going to 50. Create an experience for the child where the child will experience 3 into 5 is going to 50. मैक्सिमम हम क्या करते हैं, जैसे हमने पढ़ा है वैसे हम पढ़ाते हैं। दैट इज अ कंप्लीटली रॉन्ग सिस्टम। क्यों रॉन्ग है बताओ? अब जैसे मैं जो बिलीव अगर आपके ऊपर दे दूं तो आप नेक्स्ट जनरेशन को वही दोगे। तो बच्चे के लिए देयर इज नो स्कोप फॉर देम टू डिस्कवर। इफ देयर इज नो स्कोप फॉर द न्यू नॉलेज एंड डिस्कवरी, द वर्ल्ड विल बी रिमेन एज इट इज। अब एजुकेशन सिस्टम में डिस्कवरी का ऑप्शन ही नहीं है और कोई न्यू नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट बुक में इसलिए यही ज्ञान है। अब इसको पढ़ो, इसको लिखो, तो धरती चेंज कैसे होगा? There should be always a scope for the children to generate new knowledge. जो टेक्स्ट बुक में लिखा है ये ज्ञान नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन है। Children will come up with new ideas. मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। तो मैं ग्रेड 6 में शॉर्ट सर्किट पढ़ाता था बच्चों को, फिजिक्स में जो है शॉर्ट सर्किट सबको पता होगा। मान लो ये पूरा एक सर्कल वायर है, डिस्कनेक्ट होके कहीं पे कनेक्ट हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट आती है, यहाँ इस साइड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और नहीं होगा। समझ आएगा सब? तो एक बच्चा क्लास में आश्रम स्कूल में अमेरिका में एक बच्चा राउंड लगा रहा 800 मीटर का। तो बच्चा ने मुझे बोला, सर भैया हम लोग जब छूट जाते हैं या छोटा सा सर्कल लेते हैं, आप हमें एप्रिशिएट नहीं करते, आप हमें हमेशा इंकरेज करते हो कि 800 मीटर का राउंड लगा। इज दिस द कॉल्ड द शॉर्ट सर्किट? सो कहां बच्चा इलेक्ट्रिसिटी के अपनी जिंदगी के साथ कनेक्ट कर रहा है। सो द चाइल्ड इज जनरेटिंग न्यू नॉलेज। अब ये अपॉर्चुनिटी उसको मिला, वो सोच रहा है देयर शुड बी एनफ अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू इमेजिन। अब अभी का एजुकेशन सिस्टम में क्या है, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो क्या डॉक्टर बनेगा? अभी तो तुम्हारे पास पैसे नहीं पढ़ने के लिए, अपॉर्चुनिटी डॉक्टर कैसे बनोगे? नहीं, कोई बोलता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मेरे क्लास में बच्ची थी बोलता मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। सी बस कन्विंस्ड है सी इज गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर। ग्रेड 6 में अब बनेगी नहीं पता नहीं, अभी क्रैक नहीं कर रहा, मैं क्रैक करूंगा 20 साल के बाद।
शी वाज सो कन्विंस्ड कि उसको प्राइम मिनिस्टर ही बनना है। चलो ये पॉसिबिलिटी जो है ना रहने दो, एनकरेज दे, क्योंकि धरती में वही चीज हुआ है जो नहीं हुआ था। इफ यू लुक एट द एवोल्यूशन सिस्टम में अगर आप देखोगे धरती में वही चीज हुआ था। पहले धरती तो था ही नहीं, धरती पानी नहीं था, हवा नहीं था, अब इंसान नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं था, सब कुछ आ रहा है ना। वैसी जो चीज नहीं आने आप अभी नहीं सोच पा रहे वही आने वाला है। तो गिव चिल्ड्रन फ्रीडम टू इमेजिन थिंक। तो कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे? नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट। नॉन जजमेंटल है कि आप जज नहीं करोगे, आप इतना जानते हैं, आप ये नहीं जानते, आपको ये आता है, आपको ये नहीं आता। नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट। सो क्या होगा? देन यू रेस्पेक्ट ईच चाइल्ड। हर बच्चे को आप रेस्पेक्ट करो। क्योंकि कैसे रेस्पेक्ट करोगे? नॉट रेस्पेक्ट ओनली ह्यूमन बीइंग, बिकॉज़ आल्सो यू बिलीव द डिवाइन इज विद इन द पर्सन। तो आप उस तरह से रेस्पेक्ट करोगे तो आपका डीलिंग विद एवरीथिंग। मान लो एक ग्लास है, ग्लास को मैं कैसे पटकता हूं, अगर मैं वो सोचूं उसके अंदर डिवाइन है तो उसको मैं कैसे ट्रीट करूंगा? सो योर बिहेवियर विद ईच चाइल्ड, ईच पर्सन विल चेंज, योर क्लासरूम एनवायरनमेंट विल चेंज। नाउ यू अलाउ चिल्ड्रन टू क्वेश्चन। फिर आपको ये सोचना होगा, फिर अगर तो सामने वाला डिवाइन है, मैं भी सामने डिवाइन हूं, तो दोनों नॉलेजेबल है। आपको ये कभी फील नहीं होगा कि आई एम सुपीरियर, मैं ज्यादा जानता हूं और बच्चे कम जानते हैं। समटाइम्स मे बी द चाइल्ड इज सुपीरियर देन यू। कैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे 100 लाइक्स हुआ है और चाइल्ड का 150 लाइक्स हुआ है, हु इज मोर एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज या मेरा? लेकिन हमेशा ये सोचते हैं कि वी आर क्वालिफाइड, आई हैव डन एमए और बीए इन दिस कोर्स, आई नो बेटर। तो ये चीज आपका नहीं आना चाहिए क्लास को, उसको आप पीछे रखो। तो आप क्या कर सकते हो? अब कुछ पढ़ाना नहीं है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। नेक्स्ट, नेचर ने आपको दो चीज दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनसेसिएबल क्यूरियोसिटी। नहीं, पीछे ये 2 पॉइंट्स। इनसेसिएबल क्यूरियोसिटी मतलब है बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होता है बचपन में जब पैदा होता है, और उंगली को ऐसे मुंह में डालता है, उसका टेस्ट कैसा है। हर खिलौना 6 साल 1 साल का बच्चा उसको मुंह में डालता है, उसको तोड़ता है, उसके अंदर क्या है देखने के लिए जाता है। तो बच्चे भी आपके पास आते हैं और पूछते हैं, छोटे छोटे सवाल पूछते हैं। तो हम लोग बोल देते हैं यू आर वेरी स्मॉल, यू विल अंडरस्टैंड इट व्हेन यू विल ग्रो बिग। अब बड़े हो गए तो ये सवाल करना, और कुछ भी बोलते दिस इज सिली क्वेश्चन। तो क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है, और उसके बाद बच्चा जब स्कूल में आता है वैसे ही बैठता रहता है। अब जो पढ़ाते हो पढ़ता है और वैसे ही करता है। लेकिन आई एम सो हैप्पी, आज जो हमारा 11th का सेशन था स्कूल में, एंड द क्रेडिट गोज टू ऑल द टीचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टू 11th। आप लोगों ने जिस तरह से टॉर्चर किया है बच्चे, चिल्ड्रन आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर आस्किंग वेरी ओरिजिनल क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, दे आर सो कॉन्फिडेंट इन आस्किंग क्वेश्चन। सो आई एम सो हैप्पी एंड ऑल ऑफ अस आर सो हैप्पी टू सी दैट। जनरली ये क्लासरूम सिचुएशन में ऐसे नहीं होता है। अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं मेरा 11th ग्रेड, तो मैं तो डम ही था, मैं सवाल ही नहीं पूछता, डर था मेरी जिंदगी में ये गलत है या सही है। ठीक है, तो आप ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो कि बच्चे हमेशा सवाल पूछ पाए, कैसे भी सवाल, दैट विल मेक देम कॉन्फिडेंट। सेकंड पार्ट इज इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है इवन आपकी जो बच्चे जो हैं और पेरेंट्स को और टीचर्स को दे आर रोल मॉडल मानते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन क्लास आप लेक्चर देके नहीं कर सकते। बच्चे टाइम पे आना स्कूल, टाइम पे जाना, टाइम पे सोना, एग्जैक्टली आपको आपके जीवन में वो करना पड़ेगा। देन चिल्ड्रन विल चेंज। रियल चेंज यू हैव टू ब्रिंग इन योरसेल्फ, देन चिल्ड्रन विल इमिटेट, they learn from you and they will do that। तो ये नेचर ने दिया है ये 2 चीज, इसको यूज करना है। सेकंड प्रिंसिपल है माइंड हैज टू बी कंसल्टेड विद इट्स ओन ग्रुप। इसका मतलब एवरी चाइल्ड हैज देयर ओन स्वभाव। सब लोग अलग अलग, जैसे कि रोज फ्लावर है, एक जिंजर लिली है और एक लोटस है। एवरीबॉडी इज मैनिफेस्टिंग समथिंग डिफरेंट। अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना फ्रेग्रेंस है। So if you are able to give opportunity for the children to do whatever they want to do in their life, but current education system में क्या होता है, current हम लोग मोल्ड करते हैं। अगर मान लो मैं इंजीनियर नहीं बन पाया ना, मैं चाहूंगा मेरे बच्चे इंजीनियर बने,
अगर वो नहीं बन पाएंगे वो सोचेंगे मेरे बच्चे इंजीनियर हो। सो जो बनने के लिए आए हैं, मान लो दो लोग हैं, एक टीचर बनने के लिए आया है और इंजीनियर बनने के लिए आया है। जो टीचर बनने के लिए आया है वो इंजीनियर बन गया बाय मिस्टेक, और जो इंजीनियर बनने के लिए आया वो टीचर बन गया। क्या होगा? ये बैड टीचर बनेगा और ये बैड इंजीनियर बनेगा। एंड व्हाट दे विल डू, दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी वेल। वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन अच्छी तरह से नहीं, लास्ट को ले लेंगे पैसे। ठीक है, आपका क्वेश्चन ले लेंगे लास्ट को। नेक्स्ट वन, एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग्स। कुछ बच्चे सुन के सीखते हैं, कुछ बच्चे देख के सीखते हैं, कुछ बच्चे काम करके सीखते हैं। तो उस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो सारे जो बच्चे आपकी क्लास की वैरायटीज ऑफ चिल्ड्रन है सब लोग सीख सके। एंड ऑल्सो द लर्निंग इज टू बी कॉन्टेक्सचुअल। अगर अभी मैप के बारे में पढ़ा रहे हैं, वार्डवेयर मत पढ़ाओ, पहले अनूप सैन का मैप पढ़ाओ। अब सोशल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो अमेरिका की बात करो, पहले अपनी लाइफ से जुड़े हुए चीजों को करो, कॉन्टेक्सचुअल होना है।